हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलिंद देवरा कहाँ है? अब्दुल रहमान शाह बाबा दरगाह के बुलंद दरवाजे से आपने अपनी शुरुआत की, वहाँ पर उस जगह से शुरुआत की जब जिस जगह पे आपका नाम का तख्ती वहाँ से हटाया गया था। डेवलपमेंट में आता है, 10 साल से अमीन पटेल ने क्या डेवलपमेंट किया है? मुंबा देवी की हालत बद से बदतर होती जा रही है, गली में चलने की जगह नहीं, पार्किंग नहीं है, रोड खराब है, गटर का मसला है। तो अमीन पटेल जी ने 10 साल क्या, मुंबा देवी की आज हालत है, गंदे रोड, गंदी जगह, पार्किंग स्पेस नहीं, कंजस्टेड। इसके लिए आज तक अमीन पटेल ने 10 साल में अभी तक कुछ नहीं। बिल्डिंगों की बात करें, अगर आप ट्रांजिट कैंप बनाएंगे तो ये बिल्डर को फायदा हो जाएगा। उससे मांग करेंगे ना, कौन सी है गवर्नमेंट का? कौन सी गवर्नमेंट? जो गवर्नमेंट यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट आपकी मांगे पूरी करेगी? 500 स्क्वायर फीट का डायरेक्ट घर देने की कांग्रेस बात कर रही है, कहीं लॉलीपॉप तो नहीं लगता? क्योंकि आता है कहाँ मिलता है, कौन फायदा होता है, ये तो पता ही नहीं चलता पब्लिक को। रिडेवलपमेंट हो रहा है ना, पब्लिक को कुछ पता ही नहीं चलता। ये सामने जो रिडेवलपमेंट हो रहा है, 10 साल से बिल्डिंग बन रही है। सवाल पूछते साबू सिद्दीकी पे ताला लग रहा था। बात बताइए, अभी एजुकेशन की बात की हमने। बशीर पटेल, मूसा पटेल जो एमआईएम के मुंबा देवी के कैंडिडेट है, जो यहाँ पर दोस्तों हमारे साथ है मुंबा देवी के कैंडिडेट कांग्रेस से अमीन पटेल जी। 2 बार एमएलए रह चुके, तीसरी बार उनका टर्म है। थोड़ी रोक टोक बात करेंगे, सीधी बात करेंगे अमीन पटेल जी से, यहाँ की समस्या की बात करेंगे और क्या आगे करने वाले हैं बात करेंगे। अमीन जी, गली न्यूज़ के रोक टोक में आपका स्वागत है। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके तमाम व्यूअर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर बार वो लोग गली न्यूज़ देखते हैं और मुझको भी फीडबैक देते हैं। ठीक है, मगर हमारे सवाल अभी कम नहीं होंगे, मतलब वो जो सवाल है वो तो रहेंगे। ठीक, 40-50 सवाल पूछ नहीं, 40-50 नहीं, थोड़े कम पूछेंगे और अच्छे पूछेंगे। अमीन जी, सबसे पहले हमारा ये सवाल है कि मिलिंद देवरा कहाँ है? मिलिंद देवरा जी कल सुबह बॉम्बे आ रहे हैं। वो कहीं काम से गए हुए थे और वो हमारे साथ में है और कल वो बम्बई आएंगे सुबह में। इतने देर से कोई प्रचार में वो आपके साथ उतरे नहीं, कुछ भी नहीं उतरे? प्रचार शुरू हो के तो 3 दिन ही हुआ है। 7 तारीख को नॉमिनेशन आपका प्रचार तो 1 महीने से चल रहा है। तो उसके पहले थे, मिलिंद देवरा आए थे। अरे भाई साहब, आप फेसबुक पे फोटो देखें। अच्छा अमीन जी, एक बात ही कही है कि आपने मिलिंद देवरा जी है जो आर्टिकल 370 को सपोर्ट किए और फिर नरेंद्र मोदी जी ने उनका रीट्वीट किए, इन्होंने ये किया, यानी मोहब्बत की बातें सब चालू हो गई मिलिंद जी की। तो आपने सवाल नहीं किया कि सर आपने ये जो है, ये जो सब चीज़ें वो कैसे हो रही है? नहीं, जो मोदी जी का जो ट्वीट था वो अमेरिका के अंदर कुछ इंडिया और अमेरिकन टाई के ऊपर ट्वीट था और उसके ऊपर उनको रिप्लाई आया था। तो उनका पर्सनल इंडिविजुअल था। वो जो ट्विटर होता है वो आदमी का इंडिविजुअल ओपिनियन होता है, वो पार्टी का ओपिनियन तो होता नहीं। आज मैं कुछ ट्वीट करूँ, आप कोई ट्वीट करोगे, तो वो इंडिविजुअल है। हाँ, हम लोग कोई बात कर रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं। ऐसा बताया गया है कि इलेक्शन के पहले आप लोग ने, आप है, आरिफ नसीम खान है, 4-5 जन हैं, उन्होंने मिलकर मिलिंद जी को समझाया कि अगर आपको बीजेपी में जाना है तो आप अभी मत जाइए, हमारे इलेक्शन के बाद जाइए, क्योंकि माइनॉरिटी जो है वो फिर हमें वोट नहीं देगी। ये मीटिंग हुई थी आपकी? मेरी ऐसी कोई बात, पहला तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मिलिंद देवरा शिवसेना में जा रहे, कि मिलिंद देवरा बीजेपी में जा रहे, कि मिलिंद देवरा किधर जा रहे। मिलिंद देवरा किधर नहीं जाते, मिलिंद देवरा कांग्रेस में थे, है और कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस परिवार के वो हिस्सा है। मीटिंग हुई थी आपकी? ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई। तो क्या लगता है अभी तक ये उतरे नहीं? अब सब लोग काम कर रहे हैं अपने तौर पे। एक गली में आप उनको लेके गए, एक नुक्कड़ में लेके गए, ये आप हो भाई जगताप हो उनके एमपी इलेक्शन में। अगर आप मेरा पिछले मरतबा का भी चुनाव देखिए, जो कैंपेन देखिए, तो एक ही दिन मिलिंद देवरा, लास्ट में 2014 की बात कर रहा हूँ, कि मिलिंद देवरा साहब एक ही पदयात्रा में आए थे जिसमें आपने इंटरव्यू किया था आशिक शाह बुखारी दरगाह के सामने। मुझको याद है, वो गली भी याद है, वो रात का टाइम भी 7:30 पौने 8 बजे का याद है। और एक पदयात्रा जो मिलिंद देवरा जो रैली होती है और वो करेंगे। वो आप तो बहुत करीबी हो उनके। मैं आपका भी करीबी हूँ। मैं सुना बिजनेस वगैरह में भी बहुत करीबी। नहीं, बिजनेस तो मेरा कोई उनके साथ नहीं। ठीक है, आपके बॉस है वो, तो क्या आपकी इलेक्शन की स्ट्रेटेजी ये वगैरह में थोड़ा आना नहीं चाहिए, दिखना नहीं चाहिए मिलिंद जी का? ऐसा है कि मैं आपको ऐसे बताया कि मिलिंद देवरा इलेक्शन कैंपेन ज्वाइन करेंगे, मगर मैं आपको ये आपने मना लिया उनको कि भाई अभी कर लो, बाद में कुछ अगर आपको पार्टी चेंज करना तो बाद में जाना। मैं आपको बताया कि मिलिंद देवरा कांग्रेस में थे, है और कांग्रेस में रहेंगे। मेरी या नसीम खान की और किसी की, मिलिंद देवरा साहब की कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई, कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है। असल में आप थोड़ा सा क्या है कि आपको रोक टोक है, थोड़ा सा वो मसाला। पब्लिक के सवाल अमीन भाई आप भी जानते हो, पब्लिक मुझको तो कोई पब्लिक ये सवाल करती नहीं है। दूसरे सवाल पे आते हैं, मिलिंद जी से सवाल से हट के आते हैं। आपने बुलंद दरवाज़ा, अब्दुल रहमान शाह बाबा दरगाह के बुलंद दरवाजे से आपने अपनी शुरुआत की, वहाँ पर उस जगह से शुरुआत की जब जिस जगह पे आपका नाम का तख्ती वहाँ से हटाया गया था। तो क्या इसमें कुछ पॉलिटिक्स है?
देखिए बुलंद दरवाज़ा जो है वो हाजी अब्दुल रहमान शाह बाबा का बुलंद दरवाज़ा है और मुझको बेहद खुशी है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं एक छोटा सा ज़र्रा सा आदमी हूँ और जो बाबा ने मुझसे खिदमत ले ली, वो दरवाज़ा बन गया ता क़यामत तक ये बुलंद दरवाज़ा के नाम से रहेगा। और जब भी हमने कैंपेन शुरुआत की है वो हाजी अब्दुल रहमान शाह बाबा दरगाह से शुरू की है, उनकी दुआएं लेके अल्लाह से वहाँ पर जाके उनका वसीले से दुआ मांगे की है। और इस साल भी मैंने वही किया है जो मैं हर साल करता हूँ। उसमें कोई भी पॉलिटिक्स नहीं है, उसमें कोई भी किसी किस्म की बात नहीं है। आप मेरे सारे चुनाव की कैंपेन उठा के देख लो, हमारे कॉरपोरेटर की कैंपेन उठा के देख लो। मिलिंद देवरा साहब भी जब कैंपेन शुरुआत किए थे तो हाजी अब्दुल रहमान शाह दरगाह पे उन्होंने हाजिरी लगाई थी। और हाजिरी हम सिर्फ इलेक्शन, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सिर्फ इलेक्शन में ही कुछ मस्जिदों में दिखते हैं, कुछ दरगाहों में दिखते हैं, मगर हम तो जब भी वहाँ जाते हैं तो सलामी देते हैं, वहाँ पर सलामी करते हैं और हमारा तो रोज़ का मामूल है ये। अमीन जी, डेवलपमेंट बात है, 10 साल से अमीन पटेल ने क्या डेवलपमेंट किया है? मुंबा देवी की हालत बद से बदतर होते जा रही है, गली में चलने की जगह नहीं, पार्किंग नहीं है, रोड ख़राब है, गटर का मसला है। तो अमीन पटेल जी ने 10 साल क्या किया है? मुझको तो ये उम्मीद थी कि आप मुझको पूछोगे अमीन भाई आपने 10 साल में क्या नहीं किया। खैर वो गली न्यूज़ का, वो गली न्यूज़ रोक टोक मारती है। अमीन भाई के 10 साल हम भी यहाँ रहते हैं अमीन भाई, हम भी इस गली से निकलते हैं तो ज़्यादा हमें भी पता है कि जो रोड है, जो ये, क्योंकि क्या होता है अमीन जी, आपका जो एमएलए जो है वो एक अलग काम करता है और जो कॉर्पोरेटर है वो एक अलग काम करते हैं, जो एमपी बन के आता है वो अलग काम करते हैं, वो अलग पार्टी के, ये अलग पार्टी के, ये अलग पार्टी, इसमें पब्लिक पीसी जाती है। जो मुंबा देवी की आज हालत है, गंदे रोड, गंदी जगह, पार्किंग स्पेस नहीं, कंजस्टेड, इसके लिए आज तक अमीन पटेल ने 10 साल में अभी तक कुछ नहीं किया। देखिए ये पब्लिक का आरोप है। तकरीबन 10 साल के अंदर 600 से ज़्यादा बिल्डिंगों को मैंने एमएलए फंड दिया है। आप गली में दिखोगे तो आपको मेरा बोर्ड दिखेगा, इस बिल्डिंग को मैंने फंड दिया है। जो सेस बिल्डिंग, जो मुंबई का सबसे, खाली मुंबा देवी का नहीं, आप सिर्फ मुंबा देवी करते हो, आप कोलाबा की इस पट्टे में जाओगे, सुलेमान उस्मान मिठाई वाले उस तरफ जो पट्टा क्राफ्ट मार्केट वाला पट्टा है, तो वहाँ पे भी पुरानी बिल्डिंग है। आप भाई कल्ला जाओगे तो वहाँ पे भी पुरानी बिल्डिंग है। वो तो वहाँ के एमएलए से पूछेंगे। नहीं, बता रहा हूँ कि ये जो 16,000 सेस बिल्डिंग है वो सिर्फ मुंबा देवी में नहीं है। ये पूरे जो पुरानी बिल्डिंगों का मसला है वो सॉल्व करने का एक बहुत बड़ा वो ये है। अब मैंने क्या किया 10 साल में, वो अभी नहीं पूछा मैंने, मैं खाली ये पूछा कि ये क्यों, अभी पूछेंगे नहीं, अभी वो पूछेंगे आगे 5 साल में। नहीं, मैंने ये नहीं पूछा, मैंने बोला आपने काम नहीं किया। तो क्या काम किया वो तो बताना पड़ेगा ना। काम नहीं किया, चलिए बता दीजिए क्या काम किया। जो ABC, ये अभी आपने कहा कि 600 कितनी बिल्डिंग को, 600 बिल्डिंग को फंड देने के बाद भी बिल्डिंग गिरी, लोग मरे, बिल्डिंग झज्जर हालत में है, कोऑर्डिनेशन कुछ नहीं हो पा रहा। अमीन जी क्या दिक्कत क्या है? देखो, लोग यहाँ कर जो है ना वो लोग ट्रांजिट में जाना नहीं चाहते, और नहीं जाना चाहते उनकी एकदम जेन्युइन वजह है कि आज गवर्नमेंट उसको कहेगी कि आप ट्रांजिट में बोरीवली जाओ, तो आज यहाँ पर निशानपाड़ा रोड में रहने वाले, सेमिन स्ट्रीट में रहने वाले, इमामबाड़ा रोड में रहने वाले, भिंडीवार में रहने वाले, वो बोरीवली जा ही नहीं पाए। क्यों? बच्चों की स्कूल है, बच्चों की स्कूल है, बच्चों की कॉलेज है, मस्जिदें है, उनका कारोबार है। तो मेरी गवर्नमेंट से एक ही मांग है, और पिछले 2-3 सालों से मैंने इस मुद्दे को उठा के रखा है कि जो मुंबई पोर्टर्स की जगह है, जहाँ भावचा धक्का है, गडियाल, वहाँ पे ट्रांजिट कैंप बनानी चाहिए। कौन बनाएगा? गवर्नमेंट बनाएंगे, और कौन बनाएगा? माडा बनाएगी, माडा बनाएगी। माडा के पास पैसा उनको, कौन सी गवर्नमेंट बनाएगी? माडा तो बिल्डिंग में फंड नहीं देती, उनके पास पैसे नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर को देने के पास पैसे नहीं है। माडा आज मुंबई के अंदर जो सबसे पैसे वाली एजेंसी है वो माडा है। अमीन भाई, हमने कल ही इनसे इंटरव्यू मारा, जो इनके एसोसिएशन के हेड हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर को पैसे नहीं चुकवा रहे। मैडम बोलती फंड खत्म हो गया, और आप इतनी बड़ी बिल्डिंग ट्रांजिट कैंप बनाने की बात कर रहे हैं। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ में और बहुत यकीन से बताता हूँ, मुझको माडा की बैलेंस शीट देखी हुई है, माडा के पास पैसा है, और माडा यहाँ पर 50,000 ट्रांजिट कैंप बना सकती है, और वो जगह भी अवेलेबल है, माडा के पास पैसा भी अवेलेबल है। वो माडा को जगह बनानी चाहिए, और वो ट्रांजिट कैंप बन जाने के बाद, और आज टेक्नोलॉजी, तुम बोलोगे अभी दूसरा सवाल तुम्हारा ये आना चाहिए था कि अमीन भाई अभी तो 5 साल में ट्रांजिट कैंप बनेंगे, तो 5 साल लोगों, तो आपने ख़त्म नहीं किया इसलिए मैंने नहीं किया सवाल। आज जो है ऐसी टेक्नोलॉजी है कि 1 साल के अंदर 22 माले का ट्रांजिट का अकोमोडेशन की बिल्डिंग तैयार हो रही है। टर्किश टेक्नोलॉजी, वो सारी टेक्नोलॉजी जिससे इस्तेमाल करके 1 साल के अंदर 22 माले की बिल्डिंग बन सकती है ट्रांजिट की। तो वो बिल्डिंगें बनाना चाहिए लोगों को। किसको फ़ायदा आएगा?
ये लोग आज जो लोग बोरीवली और माउल वहाँ ट्रांजिट कैंप में नहीं जा रहे, बिल्डिंग रिपेयर नहीं हो पा रही, बिल्डिंग वो तो रीड डेवलपर का फ़ायदा है, अल्टीमेटली आप डेवलपर का फ़ायदा करा रहे हो कि उनके लिए इजीली यहाँ पर ये करके दे रहे हो। अगर आप ऐसा करोगे, हम बात कर रहे हैं उस बिल्डिंग की जो डेवलपमेंट में नहीं जा रही है, जो रीडेवलप नहीं हो सकती है, जो अच्छी बिल्डिंगों की बात करें, अगर आप ट्रांजिट कैंप बनाएंगे तो ये बिल्डर को फ़ायदा हो जाएगा। 6,000। देखिए, एक चीज़ आपको ये देखना पड़ेगा कि आप मेरा फ़ायदा क्या, डेवलपर का फ़ायदा क्या, गवर्नमेंट का फ़ायदा क्या, तो रीडेवलपमेंट कभी नहीं होगा। इसमें 3 लोग हैं, एक टेनेंट है जिसको हमको सबसे पहला प्रोटेक्ट करने का है, दूसरा लैंडलॉर्ड है, तीसरा माड़ा है और चौथा डेवलपर है। ये 4 आदमी एक पेज पे नहीं आएंगे तो रीडेवलपमेंट होगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। टेनेंट को अपना घर मिलना चाहिए। मेरी आज 300 फुट ऑफ फंजिबल मिल रहा है, 300 फुट स्क्वायर फीट प्लस 105 फंजिबल, 405 फुट का है। हमारी गवर्नमेंट से मांग है कि रूल को चेंज करो, 500 फुट का लोगों को कर दो। हमने मांग किया है कि लोगों को कौन सी गवर्नमेंट से मांगे आपकी? जो गवर्नमेंट महाराष्ट्र में थी उससे मांग करेंगे ना। कौन सी है गवर्नमेंट का कौन सी गवर्नमेंट? जो गवर्नमेंट यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट आपकी मांगे पूरी करेगी? नहीं, मेरी मांग थोड़ी, लोगों की मांग है ना। ये लोगों की मांग, जो एक कमेटी बनी थी जिसका रिपोर्ट आया है उसमें सभी पार्टी के एमएलए थे, उसमें मैं भी था, उसमें राज पुरोहित भी थे, उसमें वारिस पठान भी था। हम सब एमएलए की जो कमेटी बनी थी, सब एमएलए ने एक साथ में बैठ के बोले कि हमको यहाँ के टेनेंटों को 500 फुट का घर देना चाहिए, क्योंकि आज फैमिली बड़ी होती है, जगह ये है। तो अगर टेनेंट को 500 फुट घर देते हैं, उनका एक प्रॉब्लम, अच्छा घर हो जाएगा 2 बेडरूम का, उनकी सहूलत हो जाएगी। अब लैंडलॉर्ड को आप सोचोगे कि हम कुछ भी नहीं देंगे। 500 स्क्वायर फीट का डायरेक्ट घर देने की कांग्रेस बात कर रही है, कहीं लॉलीपॉप तो नहीं लगता? क्योंकि हजम नहीं हो रही बात कि यार 300 फुट का घर किसने दिया? 300-500 फुट नहीं, का लोगों का 300 हाल यहाँ पर वही है, लॉलीपॉप और एकदम डायरेक्ट के 500 फुट का घर दिया, ये कोई हलवा थोड़ी है अमीन भाई। आज 300 जबकि फुट कांग्रेस की पावर इतना नहीं है यहाँ पर, आप भी समझ सकते हो कि क्या चल रहा है। 300 स्क्वायर फीट का घर प्लस 105 फुट फंजिबल किसने दिया था? किसने मांग की थी? ये किसको जाता है, कहाँ मिलता है, कौन फायदा होता है, ये तो पता ही नहीं चलता पब्लिक को। रिडेवलपमेंट हो रहा है ना, 400 पब्लिक को कुछ पता ही नहीं चलता। ये सामने जो रिडेवलपमेंट हो रहा है, 10 साल से बिल्डिंग बन रही है, बन गए ना अभी 12 साल हो गए, लोग फोन करते हैं कि भाई कहाँ जाएंगे। आज एसबीयूटी का नहीं, देखिए कुछ बिल्डिंगें आपके सामने जो बनी है, कुछ रखड़ी हुई है। जो रखड़ी हुई बिल्डिंग है उसके लिए हम तो बोल रहे हैं, हम तो कानून बनाना चाहते हैं। मैंने असेंबली के अंदर बोला है और लिख के दिया है, और वो कानून आ गया है कि अगर किसी आदमी ने, टेनेंट ने कंसर्न दिया है और वो डेवलपर 2-3 साल के अंदर काम कंप्लीट, उसका जो शेड्यूल है उस पर नहीं करता, तो माडा उसका प्लॉट एक्वायर कर लेंगी। ऐसे कानून के अंदर प्रोविज़न लाने वाला आदमी अमीन पटेल है, जिसने असेंबली के अंदर बोला कि डेवलपर जो लोगों के साथ धोखा करते हैं, लोगों को भाड़ा नहीं देते, 10-10 साल तक कंसर्न लेके रख लेते, उन डेवलपर से वो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लेना चाहिए और गवर्नमेंट ने वहाँ पर बिल्डिंग बनानी चाहिए। ये हमारी मांग है। ठीक है, हम दूसरे सवाल पे आते हैं। अमीन भाई, हॉस्पिटल्स नहीं है, साबू सिद्दीकी की हालत देखो, आपको पता है बीच में वहाँ पे ताला लगने वाला था, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आती है वो। दूसरे हॉस्पिटल्स की देखिए आप, यहाँ पे हर जगह पे अमीन पटेल ने हॉस्पिटल्स वगैरह के लिए, अमीन पटेल ने 10 साल में क्या किया भाई? अब हम पूछते हैं आपसे। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है। मुझको उम्मीद नहीं थी कि आप ये सवाल पूछेंगे, क्योंकि आप नेगेटिव सवाल पूछते। पॉजिटिव, साबू सिद्दीकी पे ताला लग रहा था, तो किसने रुकाया उसको? तो क्यों लगना है, ये नौबत क्यों आई? उसके कुछ ड्यूज बाकी थे, उसका लीज रिन्यू नहीं अगर ऐसा होता कि आपसे नहीं रुकता तो नहीं रुकेगा कैसे? बहुत सारी चीज़ें जो एमएलए नहीं कर पाता है। बराबर है आपकी बात, मगर ऊपर वाले ने उसको रुका दिया, हमारी मेहनत काम आ गई। ये बात अच्छी लगी कि आपने ऊपर वाले पे डाला है। भाई काम देखो, मैं कुछ काम नहीं करता हूँ, मेरी ताकत नहीं काम करनी, काम अल्लाह कराता है। सही बात है। आप लोगों का सपोर्ट रहता है, लोगों का सपोर्ट रहता है, तो काम ये आप क्या सोच रहे हो कि एक आदमी 3.5 लाख आदमी का काम कर देगा? क्या होता है, लोग क्रेडिट लेते हैं, मुझे लगा कि आप बोलेंगे मैंने रुका है। मैं आपको एक ही बात कहता हूँ कि मैं लोगों का नुमाइंदा हूँ, लोगों की आवाज़ पहुँचाना मेरा काम है, काम करवाना मेरा काम है, कॉर्पोरेशन में जाना मेरा काम है, गवर्नमेंट के जाना मेरा काम है। लोगों का सपोर्ट लेके मैं काम करता हूँ, मुझको सक्सेस मिला है 10 साल में। जो मेरे को सक्सेस मिला है, मैं आपको आपके चैनल से लोगों के सामने बताना चाहता हूँ कि आज हॉस्पिटल, एक कानून था, आपको सलीम भाई पता है कि नहीं पता नहीं मुझको, मगर महाराष्ट्र में कानून आ गया था कि जो नए हॉस्पिटल 8 माले के ऊपर बनेंगे नहीं। उसकी वजह से जे हॉस्पिटल का पूरा प्रोजेक्ट रुका हुआ था, उसके वजह से कैंसर हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट रेल रोड का रुका हुआ था। मैंने अमीन पटेल ने मुंबई म्यूनसिपल कमिश्नर सीताराम कुंटे को लेटर लिख करके 2014 के अंदर उनको बोला था कि इस कानून को चेंज करना चाहिए।
जैसे पहले मुंबई हॉस्पिटल, जसलोक हॉस्पिटल, लीलावती हॉस्पिटल बनी थी 22 वाले की 25, उसी तरह से अभी भी हॉस्पिटल बननी चाहिए। और मुझको आपके चैनल से लोगों को बताते हुए बहुत खुशी होती है कि ये अमीन पटेल की मेहनत और कोशिश थी कि वो कानून चेंज हुआ। उससे फ़ायदा क्या हुआ? सब प्राइवेट लॉबी को फ़ायदा हुआ। जसलोक हॉस्पिटल देख लो, ये देख लो, एक गरीब आदमी जाने की भी नहीं सोच सकता अमीन भाई वहाँ पर। अब जसलोक हॉस्पिटल तो बड़ा नहीं दिया ना, छोटा सा हरकिशन दास हॉस्पिटल देख लो, हेरिटेज बिल्डिंग तोड़ के उधर रिलायंस ने अपना धंधा बिजनेस चालू कर दिया। एक आम आदमी उधर घुसने की नहीं सोच सकता है। अब 3 हॉस्पिटल नहीं, इसमें देखिए हर आपकी हॉस्पिटल। मोहम्मद देवी की बात की, आपने हॉस्पिटल के लिए क्या किया अभी तक? आ रहा हूँ। अभी आप बोले कि बहुत सारे सवाल है, तो मैं उस सवाल के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मेरे इलाके में 2 नए हॉस्पिटल आ रहे हैं। आ रहे हैं? 10 साल लगे आपको हॉस्पिटल लाने में? हाँ, उसमें मेरे को कम से कम 4-5 साल लग गए उस हॉस्पिटल को लाने के लिए, क्योंकि वो बीएमसी उस हॉस्पिटल को रिपेयर करना चाहती थी। कहाँ जरा बताइए तो हमको, हम वेरीफाई करेंगे उसको। चंद्रमणि बुद्ध विहार मार्ग में, चंद्रमणि बुद्ध विहार मार्ग में, कमाडीपुरा नागपाड़ा में। अच्छा, कमाडीपुरा के लिए हमारे लिए अलग सवाल है आपके? वो मुंबा देवी के अंदर ही है ना भाई, वो मुंबा देवी के बाहर थोड़ी है यार। वहाँ पर आते हैं कमाडीपुरा पे। कमाडीपुरा नागपाड़ा में जो गौराबाई मेटरनिटी हॉस्पिटल कई सालों से बंद पड़ा था, बीएमसी उसमें 7.5 करोड़ रुपया डाल के रिपेयर करना चाहती थी। मैंने वो रिपेयर रुका करके उस हॉस्पिटल को डिमोलिश करके एक नया 12 माले का 130 बेड का मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का पास करवा के उसके प्लान अप्रूव करा के, और मुंबई का बेस्ट आर्किटेक्ट हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर उसके लिए अपॉइंट करवाया। उसके प्लान रेडी हो गए, उसके फोटो प्लान सब आ गए। मुंबई फायर ब्रिगेड की जो डिपार्टमेंट होता है उसका एनओसी मिल गया है, और आने वाले 6 महीने में 130 बेड का मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल। चलो, कमाडीपुरा वाले को बहुत फायदा होगा। कमाडीपुरा वाले के नहीं, पूरे मुंबा देवी के लोगों को फायदा। यहाँ के लोगों का कहना है कि अमीन पटेल जी जो है कमाडीपुरा जो एरिया है, जो ज़्यादातर नॉन मुस्लिम है, वहाँ पर ज़्यादा अमीन भाई डेवलपमेंट और वो चीज़ देखते हैं। देखिए कमाडीपुरा आपके यही इलाके, आपके ऑफिस के 2 कदम पर है बीएमसी हॉस्पिटल, आपको पता होगा, बिस्सी मोहल्ले के सामने। आपने उसके लिए कोई प्रपोजल क्यों नहीं डाला? वहाँ पर एक स्कूल है, उसकी हालत देखिए, बच्चे भेजने को लोग डरते हैं। नहीं देखिए, ये जो जीआर जो उसको किसने रिपेयर करवाया उसको? आपने उसका देखा? अभी उसको रिपेयर करके एकदम फर्स्ट क्लास बना दिया। हॉस्पिटल देखिए अमीन भाई, कोई जाता है वो हॉस्पिटल में? नहीं, वो डिस्पेंसरी हॉस्पिटल नहीं है सलीम। आपको हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी में फ़र्क मालूम होना चाहिए। कन्वर्ट कीजिए ना डिस्पेंसरी। तो यार डिस्पेंसरी के अंदर हॉस्पिटल कैसे बना? आपने कहा ना कि 8 माले की बात कर रहे हैं, हम 10 माला बना रहे हैं, 12 माला बना रहे हैं। स्कूल है सलीम भाई। ये देखिए, मुंबा देवी का जो एरिया होता है, पूरा एरिया, आज कमाटीपुरा के अंदर जो हॉस्पिटल बन रहा है उसमें सिर्फ मुंबा देवी आपको बताइए, चलो वो स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? कमाटीपुरा के अंदर जो हॉस्पिटल बन रहा है ना, उसमें सिर्फ मुंबा देवी के लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, उसको भाईकाला के लोगों को भी फ़ायदा होगा। क्योंकि मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल, आप मेरी बात सुन नहीं रहे हो, मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल है ना, उसके अंदर माँ और बच्चे को लेकर के बेस्ट हॉस्पिटल, मुंबई का बेस्ट हॉस्पिटल बनने जा रहा है। वो सिर्फ मुंबा देवी के लोगों को नहीं, भाईकाला और मलबारी और कोलाबा के लोगों को भी, जो माँ और बच्चों को उसमें फ़ायदा होगा। उसके बाद मौलाना शौकत अली रोड 2 टाकी, वो एरिया भी हमारा एरिया है। वहाँ पे जो आँख का हॉस्पिटल है, उसके पीछे के प्लॉट के ऊपर 17 माले का हॉस्पिटल आ रहा है, 17 फ्लोर का हॉस्पिटल। ये प्राइवेट को दे रहे हैं? नहीं, ये जो मैं हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, ये सब चैरिटेबल हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूँ। लोग 17 माले का हॉस्पिटल आ रहा है, उसमें बेस्ट आई केयर का हॉस्पिटल होगा, 2 माले डायलिसिस सेंटर के होंगे, और पहली मर्तबा मुंबई के अंदर कैंसर का पैलेटिव हॉस्पिटल वहाँ पे चालू होगा। कैंसर के लिए पैलेटिव हॉस्पिटल चालू होगा, और वो 17 माले का हॉस्पिटल है, वो भी कोई म्यूनसिपल आर्किटेक्ट नहीं बन रहा है, मेहता एंड एसोसिएट उसको डिज़ाइन कर रही है। उसके भी बिल्डिंग के प्लान फाइनल हो गए, और उसका भी 6 महीने में काम चालू होना है। गरीब आदमी के रीच में होना चाहिए अमीन भाई। आज एक हॉस्पिटल में चले जाओ, हॉस्पिटल बन रहे सर सलीम भाई, ये मुंबई महानगर पालिका की हॉस्पिटल में बनवा रहा हूँ, जिससे आम आदमी को फ़ायदा होगा, और सस्ते दामों में वहाँ पर लोगों का इलाज होगा। अमीन भाई एजुकेशन पे आते हैं। यहाँ पर बहुत सालों से मसला चल रहा है। 2 कांग्रेस के सीएम ने जिस जगह पर सर्वे करके गया आईटी कॉलेज के लिए, आपको मालूम है, अब्दुल रहमान शाह बाबा दरगाह के पर, वो ऐसे ही रखड़ी हुई है। आप उसके लिए आपने कोई प्रयत्न नहीं किया। एंड अभी आप बोलोगे कि मैंने असेंबली में आवाज़ उठाई। कब उठाई? इलेक्शन के 3 महीने पहले। 10 साल में आपने उसके लिए कुछ क्यों नहीं किया? सलीम भाई, आप यार आउटडेटेड हो गए अभी। आपको, मेरे को लगता है कि आपको अपने बच्चों के चैनल देना चाहिए चलाने के लिए। आप बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड। हमारी बच्ची जो आफरीन है, उसको आप ये चैनल दे दो। दे दूँगा इंशाल्लाह। मैंने सिर्फ 3 महीने पहले आवाज़ नहीं उठाई है। मैंने इस आईटीआई का जो बिल्डिंग बना है, जो पृथ्वीराज चौहान और हमने और मुरली देवरा साहब ने इसका नींव रखी थी, उसका कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉब्लम था।
PWD को बना रही थी। मगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो शायद आपको पता होगी मगर आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये ITI कॉलेज का जिस दिन हमने वहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा उसके तुरंत बाद ये ITI कॉलेज शुरू हो गया है। एल्फिस्टन कॉलेज में मेट्रो के ऊपर ये ITI हाजी अब्दुल रहमान शाह बाबा दरगाह का जो ITI है वो चल रहा है। यही नाम से ITI कॉलेज चल रहा है वहाँ पर, इसी के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। और पिछले 5 सालों में नहीं, ये समझ में नहीं आया, ये लॉजिक समझ में नहीं ये जो आया। ITI कॉलेज आप एक नई कॉलेज बना रहे थे, यहाँ पहले थी कॉलेज? यहाँ पहले कॉलेज नहीं थी। तो फिर जिस दिन हमने इसका फाउंडेशन रखा माइनॉरिटी, दिस इज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, 51% बच्चे इसमें माइनॉरिटी के पढ़ेंगे। कॉलेज की बिल्डिंग बनने का हम इंतजार नहीं किया है। आप लोगों को भी इस बात की मालूमात नहीं है या तो आप उस बात को दबा रहे हो सलीम भाई, क्योंकि मुस्कुराहट दिख रही है कि आप इस बात को दबा रहे हैं, आप दबा रहे हो। हाजी जो सवाल आपकी ये जो हमने ITI का जो कॉलेज का जो बिल्डिंग का काम शुरू करा है उसी वक्त ITI कॉलेज शुरू हो चुका है। और पिछले 5 सालों में 885 बच्चे, 885 लड़के और लड़की को डिप्लोमा मिल चुका है और वो लोग अपना काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, खुद का बिजनेस कर रहे हैं। और मेरे पास चाहिए तो मैं आपको 2 मिनट में प्रोग्राम ख़त्म होने का लिस्ट दे रहा हूँ। और उसमें सिर्फ मुस्लिम 51% मुस्लिम बच्चे, बाद में हिंदू है, उसमें जैन है, उसमें पारसी है, उसमें सिख है। इस सब बच्चों ने 885 बच्चे ने 5 साल का ऑफिशियली रिकॉर्ड मैं आपको देता हूँ जिन्होंने यहाँ से ट्रेनिंग ले करके डिप्लोमा ले चुके हैं। अमीन भाई, आजकल एजुकेशन की बात है, आजकल आप बहुत छाए हुए, आप ही खुद अपने वीडियोस जो है बहुत अच्छे से बनाते हो, सोशल मीडिया पे अपलोड करते हो, आप थोड़ा अपग्रेड हो गए। तो आप नहीं चाहते कि आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो आपके लोग हैं, जो आपको वोट देते हैं, वो भी अपग्रेड हो? जैसे आपने ITI बनाया, IT सॉफ्टवेयर के लिए कुछ नहीं किया, लेटेस्ट डेवलपमेंट के लिए आपने मतलब लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के लिए लेटेस्ट कोई इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए, कोई लोगों को, बच्चों के लिए कमिंग जो आज जैसे आप खुद अपग्रेड हुए, यहाँ के बच्चों के लिए आपने कोई अपग्रेड का कोई स्कीम नहीं बनाया। तो अगले 5 सालों में क्या वो करेंगे सलीम भाई? अगर आप बनते हो तो? सलीम भाई इंशाल्लाह बनूंगा मैं ही, और आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। मैं आप पूछना आपका कहा है, मत देखो आप भी मुझको वोट दोगे, आपके घर के भी वोट देंगे तो आज हम हमारा प्रोफेशन से हम बता नहीं सकते मैं कसम से। कोई नहीं बताता है, मगर मैं जानता हूँ आपकी चेहरा बता रहा है कि आप मुझको इंशाल्लाह वोट दोगे। मगर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि मैं कोई IT में बहुत ज़्यादा वो नहीं हूँ, मगर जो भी हमने सीखा है, जो भी हमने सीखा है वो सलीम भाई से सीखा है, आपसे सीखा है, जो आपको देख के हम लोग सीखे हैं इसको। मगर क्या है कि आपने एक बात मार्क करी होगी कि इस बार मेरे जो प्रपोज़र थे, जो इलेक्शन के अंदर 4 प्रपोज़र, मैंने 4 अलग अलग कम्युनिटी की 4 अलग अलग बच्चियों को सिलेक्ट किया। एक वृंदा लश्करी थी, एक गजर पारसी बच्ची थी। उस पे यार है आप नहीं, ठीक है, वो बहुत अच्छा। वो सवाल एक और है हमारा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, चलेगा? आपके पास 2 मिनट टाइम रहेगा ना, तो सवाल बढ़ा सुनिए, वो एक अलग सवाल है, वो बहुत नहीं, वो आप जो कर रहे हैं, हम आपको बता दें, अमीन पटेल जी ने इस बार मुंबा देवी में जो महाराष्ट्र में कम से कम 1 करोड़ के ऊपर नए मतदाता रहे जो 18 से 25 साल के बीच में, अमीन पटेल जी ने उसी पे टारगेट किया है। और यंगस्टर को जो है ये टारगेट कर रहे हैं। सही बात है जो आपने? नहीं, मैं यंगस्टर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, वोट बैंक के लिए, मतलब वोट बैंक के लिए भी नहीं टारगेट। 4 को आप लेके गए, 4 यंग लड़कियों को लेके गए। देखिए क्या है कि लोग मुझसे पहले पूछे कि आप 5 साल में क्या करने वाले हो। मैंने लोगों को बता दिया कि मैं 5 साल में क्या करने वाला हूँ। वन इज़ वुमेन एम्पावरमेंट। हर बार मैं कहता हूँ कि बच्ची को आला तालीम देनी चाहिए, बेस्ट एजुकेशन लड़की को देना चाहिए। तो उसके लिए सब पढ़ी लिखी लड़की एक इस बात के हम गवाह हैं, क्योंकि पिछले 6 महीने से आप जो है मेरी बेटी का जो है बोल रहे थे, तो इस बात के हम गवाह हैं, हम इसको वो करते हैं। मेरी बेटी मेरा एक मकसद ही है, और ये हम लोग को सबको ये डिसाइड करना चाहिए, पूरे मुंबा देवी के लोगों को डिसाइड करना चाहिए, पूरे मुंबई महाराष्ट्र के लोगों को डिसाइड करना चाहिए। हम अपनी बच्ची को बेहतरीन एजुकेशन देंगे, बेहतरीन तालीम देंगे उसके, क्योंकि हम एक लड़की को जब एजुकेशन देते हैं ना, तो हम आने वाली एक जनरेशन को एजुकेशन दे देते थे। तो मेरा मकसद ही रहता है कि जो जैसे रहमत भाई हबीबाई स्कूल है, डायमंड जुबली गर्ल्स स्कूल है, बाकी जो स्कूलें हैं, उसमें मैंने बहुत काम किया है। आपने एजुकेशन की बात आधे में से ख़त्म कर दी, हम लोग उस टॉपिक पे वापस आएंगे। मगर जो हम बात कर रहे हैं कि एक मेरा मकसद ये है कि लड़की को एजुकेशन मिलना चाहिए, एक वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए। औरत का जो है, बच्ची हमारी, आज मैं देखता हूँ कि आज जो गाची जमाती बच्ची है वो फैशन डिज़ाइनिंग कर रही है, आर्किटेक्ट बन रही है, तो पायलट बन रही है, तो लड़की आगे जा रही है। और दूसरा ये कि कम्युनल हार्मनी होना चाहिए। आज का जो माहौल है उसमें हमको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जब तक तो आप लोग नेता ही सिखाते, आप ही बोलते बीजेपी आ जाएगी मुझे वोट नहीं दोगे, तो कम्युनल हार्मनी आप कैसे मैसेज डालोगे? आप जब आप जाते हो तो बोलते हो ना बीजेपी की बुराई करते हो ना, तो कम्युनल हार्मनी कैसे आएगी? सलीम भाई आप मेरा एक स्टेटमेंट बताइए
जहाँ मैंने किसी की बुराई किया हो। मैं अपने अपोजिशन वाले की कभी बुराई नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ अपनी बात बताता हूँ लोगों को कि मैंने क्या किया और मैं क्या करने वाला हूँ। लोग समझदार हैं, बुराई करने वाला आदमी को कभी कामयाबी मिलती नहीं है। हम ड्रग्स, आपके एरिया में ड्रग्स का बहुत चलन है। नहीं, मेरे एरिया में नहीं, पूरे इलाके वाड़ी में। बंदर में देखिए हर बार हम न्यूज़ डालते हैं ये पकड़ा गया वो पकड़ा गया बड़ा, फिर भी यंग जनरेशन जो है ड्रग्स पे जा रही है। मैं वाड़ी बंदर में बीपीटी की कॉलोनी में कुछ दिन पहले गया था। चांद भाई करके एक आदमी है वहाँ पे, आप जानते हो शायद। वो और उसकी फैमिली वहाँ पर बहुत उसके, उनको मैंने पूछा तो बोले अमीन भाई जब से यहाँ पे आपने मूवमेंट किया 1.5-2 साल पहले, आज रेलवे ट्रैक के ऊपर जो लोग ड्रग बेचते तो वो छोड़ के इलाका छोड़ के चले। हमने पुलिस से कोऑर्डिनेट करके बहुत सारे, कम नहीं हो रहा है, बहुत कम हो गया। यंगस्टर बहुत ड्रग्स जो रेलवे ट्रैक के ऊपर ड्रग था बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आज आप अपना कैमरा लेके जाके देखिए, आज आप कैमरा लेके जाके देखिए, हमारे रेलवे ट्रैक पे ओपन बिकता था, वो एक ओपन दुकान थी, मगर जहाँ से जो इसकी जड़ है बच्चों में घूम रहा है, वो कहीं ना कहीं वाया वाया करके आ ही रही है, घूम रही है। नहीं देखो, ड्रग्स ख़त्म होना चाहिए, ड्रग्स पूरा साफ़ होना चाहिए। उसके लिए एज ए एमएलए मैं 2 काम कर सकता हूँ। एक, पुलिस पे प्रेशर बना सकता हूँ, दूसरा उसके लिए कानून कड़क करवा सकते हैं। तो कानून कड़क करवाने के लिए मैंने दिल्ली तक का लेटर लिखा है, बिकॉज का सेंट्रल एक्ट है कि ये जो ड्रग्स बेचने वाले उनके ऊपर और कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा, लगातार अविनाश धर्म अधिकारी जो एसीपी है डोंगरी पुलिस स्टेशन के, उनसे वो भी ड्रग्स के अगेंस्ट के आदमी है, और मेरी उनसे बहुत सारी मीटिंगें हुई और उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम किए, अवेयरनेस किए। अच्छा, हमने सिर्फ ड्रग माफिया को ख़त्म करने से पूरा काम खत्म नहीं होता है, हमको बच्चों को भी तालीम देना चाहिए, ड्रग्स एजुकेट करना चाहिए, कॉलेजों में एजुकेट होना चाहिए, स्कूलों में एजुकेट होना चाहिए। अमीन भाई, एजुकेशन की बात करें, काम की बात आती है तो भाग नहीं भैया, वो आपकी कैनवसिंग नहीं हो रही है, हमारा रोक टोक सवाल जवाब है। कैनवसिंग आपका अलग होता है, ये रोक टोक सवाल है, तो इसमें आपको क्लैरिफिकेशन हम नहीं दे सकते, क्लीन चिट नहीं दे सकते। अमीन भाई एक बात बताइए, अभी एजुकेशन की बात की हमने, बशीर मूसा पटेल जो एमआईएम के मुंबा देवी के कैंडिडेट है, जो यहाँ पर 20 साल जो है आपको भी पता है एमपी रह चुके हैं, यहाँ पर एमएलए रह चुके हैं। पहले कॉर्पोरेटर थे, 2-3 पार्टी उन्होंने चेंज की, फिर ये बने। उन्होंने 2-3 पार्टी चेंज किया, पहले मुस्लिम लीग में थे, फिर पता है आपको भी, आप मुझसे उगलवा रहे हो, ठीक है, मैं आपको बाद में बता दूंगा उनका इंटरव्यू। उन्होंने कहा है कि जो फजलानी स्कूल है जहाँ पर मैंने बनाया हूँ, वहाँ पर अमीन पटेल का बच्चा पढ़ता है। तो आप एजुकेशन की बात करते हो, और फजलानी स्कूल अभी आपके टेनर में शायद बनी है थोड़े दिन पहले ही। फजलानी स्कूल कादर, आपका बच्चा पढ़ता है उसमें? मेरा बच्चा लाला कॉलेज में लॉ कर रहा है, मेरा बच्चा लंदन वॉरिक से मास्टर, मेरा कोई तो ही मैं पूछ रहा हूँ। नहीं तो मेरा बच्चा तो लाला में लॉ, मेरा बच्चा ने जैन से बीएमएस करने के बाद में, मेरा बच्चा जैन से ये बीएमएस करने के बाद में लंदन जाके वॉरिक यूनिवर्सिटी। स्कूल की बात हो रही है, फजलानी स्कूल है वो। तो मेरा बच्चा स्कूल में है ही नहीं ना। नहीं, पहले कहाँ पढ़ा है? मेरा बच्चा पढ़ा है फजलानी में था, फजलानी सेंट मैरी में था 2 साल। कैसा आप घुमा रहे थे? अब भी नहीं पढ़ रहा है कोई मेरा बच्चा। मेरा बेटा सेंट मैरी में था। कादर भाई मेरे फैमिली रिलेशन वाले हैं। जयदीप मिराशी जो वो हिल स्प्रिंग चलाते, दोनों ने मुझको बोला था कि आपका बच्चे को हमारे स्कूल में भेजिए। फजलानी स्कूल बशीर भाई ने क्या उसके लिए कि मुझको पता नहीं है, मगर फजलानी स्कूल आयशा बाई ट्रस्ट और फजलानी ट्रस्ट चला रहा है। वो एक आईबी की स्कूल है और वो थोड़ी महंगी स्कूल है, वो बहुत महंगी है, थोड़ी महंगी स्कूल है, बहुत महंगी, मगर बहुत अच्छा एजुकेशन मिलता है। जो माँ बाप अपने क्या फ़ायदा, जो आम आदमी उसको फ़ायदा नहीं उठाता उस एजुकेशन क्या फ़ायदा अमीन भाई? तो उसके लिए हमने क्या किया है, उसके लिए हमने क्या किया है कि एक स्कूल यहाँ पे है बाजू में जो सलीम भाई मोटर वाला चला रहे हैं, उस स्कूल के परमिशन का प्रॉब्लम था, मैंने अभी उनको परमिशन दिला के दिया है। उसके बाद में आप एजुकेशन की बात करें तो मेरा एजुकेशन के लिए कोई दायरा, मुंबा देवी मेरा दायरा नहीं है। मैं महाराष्ट्र का एमएलए हूँ, मेरी जवाबदारी पूरी महाराष्ट्र, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मुंबा देवी का पहला हक है, मगर क्योंकि मुझको मुंबा देवी के लोगों ने पूरे महाराष्ट्र के लिए चुन के दिया है। जोगेश्वरी में मदनी स्कूल है, आप वहाँ जाके पूछ सकते हो, उनका स्कूल का प्रॉब्लम था, मैंने सॉल्व करके दिया। कुछ बाहर के लाथुर के तरफ के कोई एक गांव है, वहाँ के लोग आए थे मेरे पास, उल्लासनगर के लोग मेरे पास आए थे, उनका एजुकेशन का प्रॉब्लम था, मैंने सॉल्व करके दिया है। तो एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम उसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वो बहुत फ़ायदा होता है। अमीन भाई बहुत थोड़ा शॉर्टकट करेंगे, आप भी थोड़ा शॉर्टकट में जवाब दीजिए। पॉलिटिकल सिनारियो देखते हैं कि आज अमीन पटेल जो है 2 टर्म के एमएलए, उनके सामने कैंडिडेट है एमआईएम का जो 4 टर्म में पहले एमएलए रह चुके हैं। अमीन पटेल, फिर बाद में शिवसेना है जो बहुत मुस्लिम एरियाज़ में जा रही है। अब वोट कितना मिलती है वो एक अलग बात है। कल शाहनवाज हुसैन खत्री जमात में आए थे, सेंट्रल के मिनिस्टर हैं। तो
अमीन पटेल अपने आप को आज कहाँ देखते हैं? सामने बशीर मूसा पटेल है, सामने शिवसेना के पांडुरंग सकपाल है। आज आपकी क्या पोजीशन लगती है? मैं आज आपको बताता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह की मर्ज़ी रही, क्योंकि हम सब ये मानते हैं कि जो होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से ही होता है। मैं जो 4 दिन से जो इलेक्शन कैंपेन जब शुरू हुआ है, वैसे मेरे को लोग पूछते हैं कि आप कैंपेन, जब नॉमिनेशन फाइल करने से पहले भी लोग मुझको पूछते थे कि अमीन भाई आप कैंपेन कब शुरू करते हो, तो मिला कि मेरा कैंपेन 365 दिन 5 साल तक होता है। मैं वो आदमी नहीं हूँ कि इलेक्शन के 4 दिन पहले जैसे मेंढक बाहर निकल के आता है कुएँ से बारिश में, वैसे बाहर निकल के आने वाला आदमी मैं नहीं हूँ। मैं 365 दिन 5 साल पिछले 17 साल से अपने ऑफिस में बैठ के और लोगों के बीच में रह के काम करता हूँ। मैं आज आपको बताता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह की मर्ज़ी रही तो मेरा ये इलेक्शन 2019 का, आज आप लिख लीजिए, मुझको जो कामयाबी मिलेगी वो मेरे सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ के उससे ज़्यादा वोट से मैं जीत के आऊँगा। वो जो लोग मुझको कह रहे हैं वो मैं आपको कह रहा हूँ। गणित थोड़ा जरा, गणित थोड़ी वो है। कोई गणित नहीं है, क्योंकि बीजेपी, लोगों के दिमाग में ऐसा है कि बीजेपी शिवसेना एक हो गई है, ये जो फैक्टर है। बहुत अच्छा फैक्टर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। सवाल पूछने में आप माहिर हो, आपको कोई हाथ नहीं बढ़ सकता। नरम नहीं होगी, आप मेरी कितनी भी तारीफ करो, मैं सवाल नरम नहीं होने वाला। मैं ये जानता हूँ कि आपका टैलेंट जो है ना वो लोगों तक पहुँच रहा है। आपने बहुत सही सवाल पूछा कि भाई लोगों का ये कहना है कि शिवसेना बीजेपी की युति है तो क्या होगा। अब मेरे एक कभी कभी हमको भी सवाल पूछने का मज़ा आता है। पार्लियामेंट का इलेक्शन जो भी 6 महीने पहले हुआ, उसके अंदर बीजेपी शिवसेना की युति थी। कांग्रेस पार्टी को कितना वोट मिला, कितने, चलो हम ज़्यादा में नहीं जाएंगे, छोटे में बात करते हैं। फिर भी कांग्रेस पार्टी मुंबा देवी से तकरीबन 35,000 वोट से सेना बीजेपी से आगे थी, से 35,000। हमको 73,000 वोट को मिला है और उनको 38,000 कुछ वोट मिला है। तो अमीन भाई इस पे कॉन्फिडेंट है कि ओवर कॉन्फिडेंट है? नहीं ना, मेरे को पता है आप जो आंकड़े बता रहे हो। जब नहीं, आपने मुझको सवाल पूछा सलीम भाई, आपने मेरे पॉकेट में नहीं हो, मेरी पॉकेट में कुछ नहीं, खाली है देखो पॉकेट। ये लोगों का प्यार है जो मेरे साथ में, लोगों का विश्वास और लोगों का भरोसा मेरे साथ में है। 73,000 वोट उस वक्त गिरा था, लगभग 73,000 वोट या उससे ज़्यादा वोट इस बार भी गिरेगा। आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड निकाल के देख लो, सेना बीजेपी, शिवसेना बीजेपी जो पार्टी है वो यूटी में अलग 35,000 वोट के, 38,000 वोट, 40,000 वोट के आसपास रहती है, उससे ऊपर जाती नहीं। मुझको पूरा यकीन है और मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ कि लोगों का जो भरोसा मेरे साथ है, मुझको लगभग 70,000 प्लस वोट मिलने वाले हैं। यहाँ से 70,000 प्लस वोट मेरे को मिलेगा इंशाल्लाह। भी बोलिए साथ में, मैं आ रहा हूँ, पूरा बोलेंगे तो बोलेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ वोट नहीं मिलेगा, उन 70,000 से ज़्यादा लोगों की दुआएं भी मेरे साथ में। ना इंशाल्लाह अगर पहले लगाएंगे ना तो तकब्बुर में बात नहीं आती। मैं कभी माफ़ी चाहता हूँ, हम आपको ये बता रहे हैं। आप ये जानते हो कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी तकब्बुर किया नहीं और ज़िंदगी में करूँगा नहीं इंशाल्लाह। मैंने पहले जब आपने क्या है कि बात शुरू किया, आप कुछ बता रहे थे, ये आपका ये जो ये क्या था, ये बैलेट पेपर का वो आया है। अभी हमने आपको इतना परेशान किया, हम आपको 2 मिनट देते हैं, आप चाहिए तो आप बोल सकते हैं और ये सवाल दीजिए कि आदमी अमीन पटेल को क्यों वोट दें। 2 मिनट बहुत कम होगा सलीम भाई, नहीं बहुत लंबा हो गया। दूसरा भी मौका तो आगे भी हम आपको लेंगे। मैं आपको ये बोल सकते हैं, आप डिक्लेयर कर सकते हैं। नहीं, बैलेट पेपर पे डिक्लेयर हो गया ये कि बैलेट पेपर पे जो वो ईवीएम की मशीन रहेगी उसमें जो फ़ोटो लगे हुए रहेंगे, उसमें नाम लगा हुआ रहेगा। तो मैं, चलो आपके ज़रिए आप बोल रहे हो तो मैं बोल देता हूँ कि बैलेट पेपर पे मेरा नंबर 1 रहेगा। 1 नंबर का जो बटन रहेगा उस पर अमीन पटेल का नाम रहेगा, हाथ का पंजा रहेगा, वहाँ पे जाके आपको बटन दबाना है और मुझको वोट दे देना। ये 1 नंबर पे आपका नाम कैसे आ गया अमीन भाई? मतलब कुछ इसमें भी आपकी कोई पॉलिटिक्स? ये बहुत अच्छी बात है कि कैसे आ गया। देखिए, प्रजा फाउंडेशन ने पिछली असेंबली का सेशन था जो 5 साल थे, 2014 से 19। अच्छा, वो तो देखिए एक प्राइवेट फर्म है, एक प्राइवेट फर्म अगर किसी को भी, अगर प्राइवेट फर्म अगर किसी को भी देती है उसकी मान्यता का। बशीर पटेल मूसा पटेल जी को प्रेसिडेंट अवार्ड मिला एमएलए का, उन्होंने हमको इंटरव्यू में बताया और शील्ड भी दिखाई थी। तो आपके सामने जो आपको एक प्राइवेट फर्म ने जो है वो दी है। वो पहले जब बशीर भाई एमएलए थे ना, जब एक था कि जो लोग असेंबली के अंदर जो रहते तो प्रेसिडेंट का नहीं, स्पीकर का अवार्ड था, प्रेसिडेंट को एमएलए को अवार्ड नहीं देता। उन्होंने रिकमेंड किया, प्रेसिडेंशियल अवार्ड था। जो जहाँ तक मेरी जानकारी है स्पीकर का एक अवार्ड देता था पहले, तो वो उसमें था। ये प्रजा फाउंडेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एनजीओ के अंदर, जिसका सिर्फ वो मुंबई पहले क्या था, मगर इसके अंदर कौन कौन लोग हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, उनको बोलना नहीं चाहिए, उनकी चीज़ वो टेक्निकल चीज़ पे कि आप कितनी आवाज़ उठाते हो, कितने दिन स्कूल में एमएलए वो अटेंड करते हो, मगर अगर देखा जाए काम के हिसाब से तो वो नहीं है रिपोर्ट का
कि अमीन भाई के एरिया के काम के हिसाब से वो रिपोर्ट है, तो बेटर उसको नहीं बात करें। तो हॉस्पिटल बन गए जिसके अंदर बनने जा रहे हैं, कोई भी चीज़ तो पहले शुरू होगी। वो प्रजा फाउंडेशन ने जो आपको एमएलए नंबर 1 दिया है, वो आपके अटेंडेंस मार्क्स की वजह से दिया है, आपके सवालों के मैंने कितने सवाल पूछा हूँ मैं, यही समझ में नहीं आता कि असेंबली में लोग सिर्फ सवाल ही पूछते हैं, काम होता है लेकिन उसके पीछे क्यों नहीं जाते। प्रजा फाउंडेशन का जो सर्वे है वो लोगों को आके पूछते भी है कि भाई आपका एमएलए काम करता है कि नहीं करता, उसके भी मार्क्स है। वो तो देखो खाली वहाँ का अटेंडेंस का सवाल पूछने का नहीं, वो लोग एरिया में आके लोगों को पूछते कि भाई अमीन भाई आपने कितना डिक्लेयर किया पैसा, मतलब अभी वो तो ओपन बात है, आप बोल भी सकते हो। मुझको ऐसा एसेट आपका एसेट की एफिडेविट डिक्लेयर एग्जैक्ट 300-400 करोड़ नहीं साहब, अल्लाह आपकी बात कबूल करे और 300-400 करोड़ हो जाए भाई। नहीं देखिए वो तो ओपन बात है, आप नहीं बताओगे तो वेबसाइट से निकल, आपको पता है नहीं 300-400 करोड़ इतने अगर पैसे होते मुझको ध्यान नहीं है, एग्जैक्ट फिगर मुझको ध्यान नहीं, अलग अलग कॉलम्स है उसके, ध्यान उसको नहीं रहता जिसके पास बहुत ज़्यादा रहता है। अल्लाह का दिया है, अल्लाह का शुक्र है। ब्लैक में कुछ सब वाइट है। ठीक है अमीन भाई, आप 1 मिनट लेते हैं, आपको लोग वोट क्यों दे, आप 1 मिनट डायरेक्ट जो है आप बात कर सकते हैं, हम आपको मौका देते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ सलीम भाई के सभी व्यूअर्स और पूरे महाराष्ट्र और मुंबई के लोगों को कि मैं आपका खादिम हूँ। आपने आज तक मुझ पर भरोसा किया है, आज तक आपने मुझको विश्वास किया है, और आपका विश्वास और आपका भरोसा मैंने कभी तोड़ा नहीं हूँ। और आने वाले दिनों में भी जो आप विश्वास के साथ मुझको अपना आवाज़ बनाकर महाराष्ट्र के असेंबली में भेजेंगे, इंशाल्लाह आने वाले 5 साल भी मैं आपका विश्वास तोड़ूंगा नहीं, आपकी आवाज़ बनकर आपके हक़ के लिए असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर लड़ता रहूँगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आप 21 तारीख को आप जब वोट देने जाओगे तो बड़ी बारी तादाद में जाइए, क्योंकि हमारे इलाके के अंदर वोटिंग का परसेंटेज कम होता है। आप वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाइए। 1 नंबर की आप मेरे अवाम हैं, 1 नंबर का मेरा नंबर है, 1 नंबर हाथ के पंजे के सामने बटन दबा के मुझको कामयाबी कीजिए, मैं आपकी आवाज़ हूँ। दोस्तों ये तो अमीन पटेल जी थे, अपने लिए वोट मांग रहे हैं, मगर गली न्यूज़ की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, नोटा नहीं डालिए, सेलेक्ट कीजिए कैंडिडेट, चाहे वो किसी भी कैंडिडेट को आप दें, मगर वोट आपका हक है, वो आप दीजिए। वोट देने के बाद आप सवाल जवाब कीजिए। घर में बैठे रह के 50% वोटिंग में आप घर में बैठ के सवाल जवाब नहीं कीजिए। आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा भारी तादाद में पोलिंग होती है सलीम, 35% पोलिंग होती है, 35% पोलिंग होती है। कहीं कहीं पर दूसरे इलाकों के अंदर 70%, 75%। आपका हक है, आज आपको वो हक मिला है। ये बोल देंगे कि आप मुझे भी नहीं दोगे तो चलेगा, मगर वोटिंग डालना है, अगर आप बोल सकते हो। मैं आपको यही कहूँगा कि वोटिंग आपका हक है। मुझे भी नहीं दोगे चलेगा, मगर वोटिंग करना है। वोटिंग आपका हक है, और जो आदमी मुझे भी नहीं देंगे, साहब बोलने तो दीजिए। आप जिस आदमी पे एतबार करते हो, जो आपके वोट का सही इस्तेमाल करेगा, जो आपके वोट से ले करके आपके लिए ईमानदारी से काम करेगा, वहाँ जाके बटन दबाइए। मुझको यकीन है कि उसमें आप मुझको ही वोट देंगे। ये अमीन भाई, गली न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।